तो हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द अरुणाचल टाइम्स न्यूज एनालिसिस। तो कई टाइम से स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर 14 फरवरी के बाद क्या हुआ, एनालिसिस स्टार्ट नहीं हो पाए, एनालिसिस आपकी रुक गई है। तो देखिए अभी हमें थोड़ा सा शिफ्टिंग करनी पड़ी थी जिसकी वजह से ये डिले हो गया। बट मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था, जहां से मैं छोड़ूंगा अभी वहीं से कंप्लीट करूंगा, वहीं से स्टार्ट करूंगा। तो 14 तक हमने कंप्लीट किया तो 15 फरवरी से ही हम वापस आपका स्टार्ट करेंगे। तो ये अरुणाचल टाइम्स एनालिसिस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखती है वो मैं अच्छी तरीके से समझता हूं, इसीलिए इस एनालिसिस को मैं खुद नहीं छोड़ना चाहता हूं। तो अब आपको चिंता नहीं करनी है, हम वापस से इस एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे और जिस तरह से पहले करते आ रहे थे उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ अब आपके एनालिसिस में मैं एमसीक्यूज भी आपको देता जाऊंगा, जिसमें आप और अच्छे तरीके से अपना जो करंट अफेयर्स है अरुणाचल स्पेसिफिक उसको मजबूत कर सकते हैं। ये एनालिसिस बहुत जरूरी है अगर आप अरुणाचल के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस हो, आपका एपीएसएसबी का एग्जाम हो, किसी भी तरह के एग्जाम में ये आपको हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभी एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी मुझे आपको देना है कि हमारा टीजीटी एंड पीजीटी के रिगार्डिंग बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें जीके प्लस इंग्लिश तो हमारा चल ही रहा है। साथ ही साथ हमारे जो कंसर्न सब्जेक्ट हैं पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हम लोगों ने कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं फॉर टीजीटी एज वेल एज पीजीटी। अगर आप इन सारे सब्जेक्ट्स में से किसी में भी इंटरेस्टेड हैं, जीके प्लस इंग्लिश करना चाहते हैं, जीके प्लस इंग्लिश इज कंबाइंड फॉर एई, जेई, टीजीटी, पीजीटी, ये एचडीओ, एडीओ, इन सारे एग्जाम के लिए, तो आप जो गिवन नंबर है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पूरे एनालिसिस की वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको यहां से ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसका लिंक पा सकते हैं। ठीक है, सॉरी, इसका पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए सर विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो ये है सर पहली न्यूज, मणिपुर एंड अरुणाचल एसएचआरसीज, एचएसआरसीज मतलब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस, डिस्कस स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क। ठीक है, तो आपका ह्यूमन राइट्स को और कैसे बेटर कर सके, तो अरुणाचल और अपने जो मणिपुर के ह्यूमन राइट्स कमीशन है स्टेट लेवल के, उन्होंने आपस में मिलकर डिस्कशन किया। अब इसका सर क्या मतलब है, तो इसमें क्या की पॉइंट्स हैं। देखिए ये कोलैबोरेशन, पहली बात तो हमारे फेडरलिज्म को भी स्ट्रॉन्ग करता है, एक स्टेट दूसरे स्टेट से कोऑर्डिनेट कर रहा है। ठीक है, इट सिग्निफाइज अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन राइट्स मैकेनिज्म्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ह्यूमन राइट्स को और मजबूती देने में ये आपका इस तरह के जो टॉक्स हैं वो मदद करती हैं। ठीक है, अपने जो ऑपरेशंस हैं अलाइन करेंगे विद नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। दोनों एसएचआरसीज एम टू इनहेंस देयर इफेक्टिवनेस इन एड्रेसिंग ह्यूमन राइट्स इशू। तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर इसका फायदा होगा, बट ये मणिपुर और जो अपना अरुणाचल है उनका मेन पर्पज है कि हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं उसको उस स्टैंडर्ड पे रिजॉल्व करें। ठीक है, तो ये इनके कुछ की पॉइंट्स हैं। It fosters the sharing of best practices and addresses common challenges, potentially leading to more robust protections for individuals in this state. कोई काम अरुणाचल का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो अच्छा कर रहा होगा, वो शेयर करेगा मणिपुर के साथ। मणिपुर कोई काम अलग यूनिक कर रहा होगा, अच्छा कर रहा होगा, वो अरुणाचल के साथ शेयर करेगा। तो इस तरह से कोलैबोरेशन करके, मिलकर अगर डिस्कस करके काम करेंगे तो हम एक दूसरे से सीख के और बेटर तरीके से चीजों को कर सकते हैं। तो ये इस पूरे न्यूज का क्रक्स था। अब जब बात हुई है सर ह्यूमन राइट्स कमीशन की, तो देख लेते हैं सर ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो देखो ह्यूमन राइट्स कमीशन एक तो नेशनल लेवल पे होता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जिसे कहते हैं एनएचआरसी। इसका लॉ याद रखना। ठीक है, ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1993 में। इसका एक कानून है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, उससे ये स्टैब्लिश हुआ था। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। साथ ही साथ इसका अगर हम कह सकते हैं बेसिस, वो क्या है सर, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि 1948 में साइन हुआ था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, जिसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, ये उसका आप कह सकते हो बेसिस है। तो ये ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग आप कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा।
अब देखो ये तो हो गई सर नेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स की बॉडी। इंटरनेशनल लेवल पे अगर ह्यूमन राइट्स की हम बॉडी की बात करें तो एक तो यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल, कमेंट सेक्शन में इसका आपको हेडक्वार्टर बनाना है। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये एनजीओ है, ठीक है। इस तरह से और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बड़े लेवल पे इंटरनेशनल लेवल के ह्यूमन राइट्स इश्यूज से डील करते हैं। अब ह्यूमन राइट्स में सर क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, तो देखिए एक तो डिस्क्रिमिनेशन होता है एथनिसिटी की बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, ठीक है। पॉवर्टी का इशू होता है, वायलेंस, चाइल्ड लेबर, जेंडर इनइक्वालिटी एंड पॉलिटिकल रिप्रेशन। तो ये कुछ आपका ह्यूमन राइट्स चैलेंजेस हैं जो इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल पे हम लोग डील करते हैं। ऑलराइट, चलिए अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहां पर आपके लिए फ्रेम किया गया है, उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आसान सवाल है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देंगे। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आते हैं सर। तवांग सेलिब्रेट्स मेजर बोब खातिंग डे, ठीक है। तो आपका तवांग में मेजर बोब खातिंग डे सेलिब्रेट किया गया। तो मेजर बोब खातिंग जो थे उनका क्या एक कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम चलिए बात करते हैं। हाँ, तो देखिए मेजर बोब खातिंग डे किस दिन सेलिब्रेट होता है? ऑन 14 फरवरी, ठीक है। तो इस 14 फरवरी को सिर्फ वैलेंटाइन डे नहीं होता, हम लोग मेजर बोब खातिंग डे भी सेलिब्रेट करते हैं। कहां पर? तवांग में, क्योंकि तवांग में उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो ये जो मेजर रालिंगनाव बोब खातिंग जो है, बोब उनको आप कह सकते हैं, मेन जो नाम है उनका रालिंगनाव है, ठीक है। वो एक नागा ऑफिसर थे मणिपुर से। 1951 में वो एक एक्सपेडिशन लेके गए थे आसाम राइफल्स के साथ तवांग में। देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ था तो तवांग तिब्बत के अंडर आता था, तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। बट जो बोब खातिंग जी हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है तवांग को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाने में, ठीक है। तो वो ही लेड एन एक्सपीडिशन विद आसाम राइफल्स टू एस्टैब्लिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इन तवांग, सिक्योरिंग इट पीसफुली थ्रू डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद लोकल लीडर्स। तो बिना किसी खून खराबे के पीसफुल तरीके से उन्होंने तवांग को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व किया। तो ये एक बहुत बड़ा आपका अचीवमेंट है मेजर बोब खातिंग जी का, इसीलिए हम उनके नाम पर ये डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो 2025 सेलिब्रेशंस हैं उसमें आपका अलग अलग तरीके से प्रोग्राम्स चलते हैं। मणिपुर गवर्नमेंट ने एक 3 करोड़ का मेमोरियल भी अनाउंस किया है उनके ऑनर में, ठीक है। लेकिन जो मेन बात है कि उनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो जरूर ध्यान रखिएगा, उस पर सवाल बन सकता है, ठीक है। और ये रहा सवाल, Why is Major Bob खातिंग्स 1951 एक्सपेडिशन सिग्निफिकेंट? 4 ऑप्शन दिए, करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सर, महाकुंभ फुटफॉल क्रॉसेस 50 करोड़ मार्क मोर देन कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ यूएस एंड रशिया। ये किसने कहा है? यूपी गवर्नमेंट ने कहा है। तो देखिए महाकुंभ दुनिया भर का एक सबसे बड़ा मतलब एक सम्मेलन कहा जाता है जहां पर इससे बड़ी आबादी आपको कहीं पर एक साथ देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत बड़ा हमारे देश का एक सिग्निफिकेंट इवेंट भी है, कल्चरल इवेंट भी है। तो इसीलिए ये नेशनल न्यूज के हिसाब से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा, पॉइंट्स याद रखिएगा। महाकुंभ मेला इज द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ हिंदूज, ठीक है। ये कहां पर होता है? ये हर 12 ईयर्स में होता है। जो महाकुंभ है वो कितने सालों में होता है? हर 12 सालों में होता है। कहां पर होगा? प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद कहलाता था, यूपी में, ठीक है। और भी इसकी कुछ लोकेशंस हैं, जैसे एक तो मेन जो होता है आपका प्रयागराज में है, उसके अलावा हरिद्वार, उज्जैन और आपका नासिक, ये 4 लोकेशंस हैं आपका मेनली महाकुंभ की, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। एक बहुत सिंपल सवाल तो ऐसे ही आ जाएगा कि कहां पर हुआ था, ठीक है। तो अभी करंट अफेयर्स के हिसाब से ये क्वेश्चन बन सकता है। अब इसका एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज हेल्ड व्हेन जुपिटर, सन एंड मून अलाइन इन स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइंस, ठीक है। मतलब जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जब आपका स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइंस में अलाइन करते हैं जुपिटर, सन एंड मून, इतना बस ध्यान रख लेना, ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में हमें नहीं जाना है।
तो उसी टाइम पर ये आपका ऑर्गेनाइज होता है और ये इवेंट हमें जनरली 12 साल में देखने को मिलता है, इसीलिए आपका कब हो रहा है, ये 12 साल में अरेंज होता है, हर 12 साल में। ठीक है, अब यूनेस्को ने इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का भी टैग दे रखा है। ठीक है, महाकुंभ को आपका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का भी टैग मिल रखा है इन 2017। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया सर, क्या है सर क्वेश्चन? द अकरेंस ऑफ कुंभ मेला इज डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशंस। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, कमेंट में आपको सही आंसर मेंशन करना है। आंसर कैसे देना है? वीडियो रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, इसको पॉज करिए, आंसर दीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं सर। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कुंभ मेला लोकेशंस एंड देयर करेस्पॉन्डिंग रिवर्स। 4 रिवर्स लोकेशंस हैं और 4 रिवर्स हैं। ठीक है, तो ये इसमें आपको अटेम्प्ट करना विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ऑलरेडी जो अभी हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो आप नॉलेज भी इतना चेक कर सकते हो कि कैसे कैसे आप करते हुए आ रहे हो। ठीक है, तो इसको अटेम्प्ट करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। क्रिश्चियंस टू ऑब्जर्व हंगर स्ट्राइक ओवर आफ्रा इंप्लीमेंटेशन। अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो कंसर्न है, जो लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका यही है कि आपका जो एक सेक्शन है जो बोल रहा है कि अगर आप रिलीजन कन्वर्ट करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन उनके हिसाब से बन रहा है। ठीक है, इसमें और जो लोग इसके सपोर्ट में हैं उनका कहना यह है कि इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल कल्चर, टू प्रोटेक्ट द इंडिजीनियस फेथ। ठीक है, तो इसी को लेकर ये पूरा आपका इशू रिवॉल्व कर रहा है। इससे रिलेटेड हम लोग और भी पहले बात कर चुके हैं। आपका इसमें क्या कहना है? आप आफ्रा को सपोर्ट करते हैं कि अगेंस्ट में करते हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करिए। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है सर? जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम है उन्होंने एक 8 आवर हंगर स्ट्राइक करी ईटानगर में अगेंस्ट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। ठीक है, तो ये कानून किस लिए बनाया गया? टू प्रिवेंट फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन। ठीक है, तो देखिए रिलीजियस कन्वर्जन तो ऑब्वियसली बात है, फंडामेंटल वो क्या कहते हैं, रिलीजियस कन्वर्जन को तो कोई नहीं रोकना चाहता है, लेकिन हाँ ये जो पूरा मुद्दा है इसलिए है ताकि किसी तरीके का फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन ना हो। ठीक है, ठीक, चलिए वाई इज एसीएफ प्रोटेस्टिंग। तो एसीएफ का पॉइंट क्या है कि इसमें रिलीजियस फ्रीडम का वायलेट हो रहा है क्योंकि आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है, और नो एविडेंस ऑफ फोर्स कन्वर्जन इन द स्टेट। उनका कहना है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता है कि कहीं पर फोर्स कन्वर्जन हुआ हो। ठीक है, तो उनको ये उनको ये फियर है कि इससे डायरेक्ट जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसको टारगेट किया जाएगा। और गवर्नमेंट का क्या कहना है? उनका कहना है कि देखिए भाई, कोर्ट का ही ऑर्डर आया था, कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया है कि आपका ये जो कानून है आपने बना तो दिया, इसको इंप्लीमेंट करवाइए, इसलिए वो कर रहे हैं। और इसका जो पर्पस ये है कि इंडिजीनियस फेथ को प्रोटेक्ट करना है, किसी रिलीजन को टारगेट नहीं करना है। ठीक है, तो ये दोनों स्टैंड है। अब इसका इंपैक्ट की बात करें तो इससे इंटर रिलीजियस हार्मोनी इंपैक्ट हो सकती है, और आपका इट हाईलाइट्स टेंशन बिटवीन रिलीजियस फ्रीडम एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन। ठीक है, आपका जो रिलीजियस फ्रीडम किस हद तक दी गई है इस पे भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, आपका अलग अलग तरह से इस पे पॉइंट्स रख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें तो पूरा ये इंडिविजुअलिस्टिक चॉइस है अपनी अपनी, तो आपका इसमें क्या व्यू है आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। ठीक है, हम यहाँ पर जो भी जानकारी डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑल रिलेटेड टू द आर्टिकल जो आपका पब्लिश हुआ है अरुणाचल टाइम्स में, उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सर। मेघालय टू होस्ट 39th नेशनल गेम्स। तो अभी सर आपका 38 नेशनल गेम्स हुआ है, अब जो 39th नेशनल गेम्स है वो कहाँ होने वाला है? आपका मेघालय में। ठीक है, तो आपका मेघालय होस्ट करेगा 39 नेशनल गेम्स इन फरवरी 2027 एज कंफर्म बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, तो ये नेशनल गेम्स कहां पर होने वाले? मेघालय में होने वाले। तो ये अपने एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है,
तो इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? दिस इवेंट विल मार्क अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर मेघालय कोइंसाइडिंग विद द स्टेट 55th एनिवर्सरी ऑफ स्टेटहुड। तो 2027 में मेघालय अपनी 55th एनिवर्सरी ऑफ स्टेटहुड भी सेलिब्रेट करेगा, उसी के साथ साथ आपका नेशनल गेम्स भी होल्ड करेगा। तो ये एक उनके लिए बड़ा प्राइड की बात है, ठीक है। तो ये इस पे आपसे क्वेश्चन बहुत इजीली पूछ सकता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी इससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दी हैं, इसको एक बार आप लोगों को पढ़ लेना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि नेशनल गेम से रिलेटेड आपके 3 पॉइंट्स हैं कि फर्स्ट नेशनल गेम्स कहाँ हुआ था। नेशनल गेम्स हर 4 साल में होते हैं। द अपकमिंग 39 नेशनल गेम्स विल बी होस्टेड बाय मेघालय इन 2027, ठीक है। तो इस पे आपको सही जवाब देना है। नेक्स्ट, अरुणाचल आइडेंटिटी क्राइसिस, रिलीजन और लैंग्वेज। ये एक आपका आर्टिकल छपा था अरुणाचल टाइम्स में, उसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं देख लेते हैं सर, ठीक है। देखिए अरुणाचल की हम बात करें तो इट इज ए नॉइजिंग ऑफ डाइवर्स ट्राइब्स, लैंग्वेजेस एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो अरुणाचल प्रदेश अगर हम बात करें बहुत ही डाइवर्स स्टेट है। यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका जो डाइवर्स ट्राइब्स हैं वो मिलेंगी आपको अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पर अगर हम बात करें डिफरेंट कल्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंट अपना लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट आपका ट्राइब्स हैं। तो यहाँ पर उनका कहने का, जो भी आपका आर्टिकल के ऑथर हैं, उनका कहने का मतलब क्या है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस। तो ये जो स्टेट है इट इज होम टू ओवर 100 ट्राइब्स स्पीकिंग मोर देन 50 लैंग्वेजेस, ठीक है। दिस वास्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफन नेसेसिटेट्स द यूज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश एज लिंगुआ फ्रांसिस फॉर इंटर ट्राइबल कम्युनिकेशन। कि देखिए हो क्या रहा है, जब इतने ट्राइब्स हैं, सबकी अपनी अलग अलग लैंग्वेज है, तो जब बहुत सारी लैंग्वेज हो जाती है तो आपस में बात करने के लिए कोई हमें थर्ड लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। जनरली ऐसा होता है। जैसे ओवरऑल अगर हम इंडिया में देखें तो पूरे देश भर में अलग 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 देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो हम लोगों ने एक जनरली क्या बना लिया, हम लोग इंग्लिश यूज कर लेते हैं कि अगर साउथ इंडिया में हम जाएंगे तो इंग्लिश में बात कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अरुणाचल में भी आपका जो इंटर ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, अलग अलग ट्राइब्स आपस में कम्युनिकेट करने के लिए वो क्या यूज कर रहे हैं, हिंदी एंड इंग्लिश एज अ लिंगुआ फ्रांसिस, मतलब एक मोड ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन फॉर इंटर ट्राइबल कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा उनका कहना है कि देखिए जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं उनकी स्क्रिप्ट्स एब्सेंट है, ठीक है। Many indigenous languages lack written scripts leading to a dearth of literary archives and educational materials। देखिए उनको स्क्रिप्ट्स अगर नहीं मिलेंगी तो उसको प्रिजर्व करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है लैंग्वेज को। तो उसके लिए जरूरी है कि स्क्रिप्ट हो। तो कई इंडिजिनियस लैंग्वेजेस हैं जो लैक करती हैं रिटन स्क्रिप्ट्स। तो ये आपका ऑथर का कहना है। डोमिनेंस ऑफ पिडगिन कल्चर्स, the encroachment of dominant cultures and languages risks subsuming indigenous identities, leading to a potential loss of unique cultural practices and knowledge systems, ठीक है। आपका जो अलग अलग कल्चर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उस पे अपना जो लोकल कल्चर्स हैं उस पे ऑथर के हिसाब से डोमिनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो लोकल कल्चर हैं उन पर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारे आपके ऑथर के पॉइंट हैं कि अरुणाचल में जो लैंग्वेज के रिलेटेड चैलेंजेस हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मदद मिलेंगे अगर अरुणाचल में आपका मेंस में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो, ठीक है। तो इसी को हमने समराइज करके आपके ये पॉइंट्स बनाती हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक चैलेंजेस क्या है, 100 ट्राइब्स ओवर 50 प्लस लैंग्वेजेस बट मैनी लैक स्क्रिप्ट्स, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश सर्व एज कॉमन लैंग्वेज, रिस्क ऑफ कल्चरल इरोजन ड्यू टू डोमिनेंट लैंग्वेजेस, कि अगर हिंदी इंग्लिश उनके हिसाब से ज्यादा डोमिनेट कर जाएंगी तो हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं वो सप्रेस होंगी। ये एक बड़ा चैलेंज है। रिलीजियस शिफ्ट, ठीक है, जो ट्रेडिशनल एनिमिस्टिक बिलीफ्स थी ऑथर के हिसाब से वो डिक्लाइन कर रही हैं।
क्रिश्चियनिटी राइज कर रही है फ्रॉम लेस देन 1% इन 1971 टू 30% इन 2011 और हिंदू इन्फ्लुएंस प्रोमोटिंग इंडिजीनियस हिंदू लिंक्स। ठीक है, तो ये आपके ऑथर्स के कुछ पॉइंट हैं जिसमें वो आपका बताना चाह रहे हैं कि जो अरुणाचल की आइडेंटिटी है उस पे किस तरह से इंपैक्ट पड़ सकता है या पड़ रहा है। ठीक है, हिस्टोरिकल इंपैक्ट की बात करें तो colonial isolation policies created fragmented identities, struggle between traditional heritage versus modern influences। ठीक है, आपका मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस यानी हमने मान लो वेस्टर्न वर्ल्ड से कुछ कल्चर उठा लिया और हमारा खुद का एक ट्रेडिशनल कल्चर है, तो उनके बीच भी एक तरीके का स्ट्रगल चल रहा है। तो ये सारे पॉइंट आपका ऑथर ने मेंशन किए हैं रिगार्डिंग द चैलेंजेस ऑफ आपका अरुणाचल आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, तो इनको एक बार पॉइंट को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी पे आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा, इसको कमेंट में सही आंसर पहले पॉज करें, कमेंट में करेक्ट आंसर लिखें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन अरुणाचल प्रदेश। मैनी इंडिजिनियस लैंग्वेजेस इन अरुणाचल लैक अ रिटन स्क्रिप्ट। हिंदी एंड इंग्लिश आर कॉमनली यूज्ड फॉर इंटर ट्राइबल कम्युनिकेशन। The government has declared one official tribal language for the state। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा एक मतलब काफी दुखद न्यूज है, ऐसा होना नहीं चाहिए बट दैट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट event that occurs in our country। अरुणाचल स्टूडेंट्स assaulted and racial attack in Delhi। ठीक है, आपका दिल्ली में जस्ट बिकॉज कि वो एक नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, इस बेसिस पे अगर अटैक हो रहा है तो ये कहलाएगा आपका रेशियल अटैक। तो इस तरह का इवेंट हुआ है। अब इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इंसिडेंट क्या है, आपका दो अरुणाचल के स्टूडेंट थे, दिल्ली में एक एरिया हरिनगर, वहां पर उन पे अटैक हुआ, रेशियल स्लर्स और फिजिकल असॉल्ट उन्होंने फेस करना पड़ा। तो उनका जो वीडियो वायरल हुआ उससे काफी लोगों में गुस्सा है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का क्या रेस्पॉन्स है। ठीक है, तो देखिए कि एक स्पेशल पुलिस फोर्स है, स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसको कहते हैं स्पुनेर। ठीक है, कितने लोग जानते थे पहले स्पुनेर को, एक स्पेशल फोर्स है फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। उसने इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर दी है और डिमांड करी है बेस बरुआ कमेटी रिकमेंडेशंस को लागू किया जाए। ठीक है, बेस बरुआ कमेटी रिकमेंडेशंस को लागू किया जाए। इस पर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट में मेंशन करना है, हम इस पे डिटेल में वीडियो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उनकी रिकमेंडेशंस थी और सोशल एंड पॉलिसी इंप्लीकेशंस क्या है। सर देखिए, ये कोई पहला केस नहीं है कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हैं उन्हें किसी तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा हो, ये पहले भी केसेस हो चुके हैं। तो इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। ठीक है, तो एंटी रेसिज्म लॉज को स्ट्रॉन्ग किया जाए और अवेयरनेस कैंपेन्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए। दैट इज द नीड ऑफ द आवर टू अवॉइड दीज टाइप्स ऑफ इवेंट इन फ्यूचर। ठीक है, चलिए बेस बरुआ कमेटी की अगर हम बात करें तो इट वाज सेटअप आफ्टर द नीदो तानिया केस टू रिकमेंड मेजर्स अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय नॉर्थ ईस्ट इंडियंस। ठीक है, तो अगर इस कमेटी की रिकमेंडेशंस पे आपको और डिटेल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, हम इस पे भी वीडियो लेके आएंगे। स्पुनेर क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए स्पेशल पुलिस यूनिट बनी है, तो ये बनी ही इसीलिए कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट इंडियंस पे जो क्राइम हो रहे हैं दिल्ली में उसको एड्रेस किए जा सके, उसी के लिए ये स्पेशल पुलिस बनाई गई है। ठीक है, चलिए अब इस पे एक मेंस पे क्वेश्चन आपका बन सकता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडियंस इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज इज अ प्रेसिंग सोशल इशू, डिस्कस इन लाइट ऑफ रिसेंट इंसिडेंट्स हाईलाइटिंग पॉलिसी मेजर्स नीडेड टू एड्रेस द प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस पर आपको एक आंसर लिखना है, आपके क्या इसमें शब्द हैं, विचार है, उसको जरूर लिखिए। ठीक है, क्योंकि अब आपके जो एपीपीएससी मेंस में जो ऐसे है, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन उन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखा है, अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक पूछेंगे। तो जो अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे हैं वो इसी तरह के क्वेश्चंस ऐसे राइटिंग में आपसे वहां से पूछ सकता है। तो इट इज वेरी मच नेसेसरी, इसकी आप प्रैक्टिस अभी से करते चलें। ठीक है, अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सुप्रीम कोर्ट स्लिम्स स्टेट्स ड्यूटीज फॉर नॉट फाइलिंग स्टेटस
रिपोर्ट। तो डोमेस्टिक वायलेंस में आपको सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स और यूटीज को डांटा है कि वो स्टेटस रिपोर्ट नहीं दे रहे। अब सर ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है क्या? तो ये देखिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बेसिकली बनाया गया है कि होता क्या है, कई बार जो महिलाएं हैं उनके जो इन लॉज है उनके ऊपर वायलेंस करते हैं। स्पेशली देखा जाता है ये डाउरी के केस में होता है कि लड़की से जबरदस्ती कहा जाता है कि तुम डाउरी नहीं लेके आए या और लेके आओ, तो जो लेडी है उस पर वायलेंस किया जाता है। उसी को रोकने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया है, फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस वीमेन को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इट प्रोवाइड सिविल रिलीफ नॉट जस्ट क्रिमिनल पनिशमेंट टू एंश्योर द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ वीमेन। ठीक है, इस एक्ट के अगर हम की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले तो डोमेस्टिक वायलेंस है क्या? तो डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ आपका ऐसा नहीं है कि कोई किसी को फिजिकल मारेगा तभी होगा। इट इंक्लूड्स फिजिकल, इमोशनल, वर्बल, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक अब्यूज। इट कवर्स मैरिड वीमेन, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैरिड वीमेन इसका पार्ट है, जो लिव इन पार्टनर्स है वो भी इसमें कवर होते हैं, और साथ साथ किसी भी तरह का जो फैमिली रिलेशनशिप है वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में कवर होती है। ठीक है, फिर आपका क्या क्या प्रोटेक्शंस मिलते हैं? राइट टू रेजिडेंस, अ विमेन कैन नॉट बी एविक्टेड फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड, ऐसा नहीं कोई जबरदस्ती घर से निकाल देगा। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, रिस्ट्रेनिंग द अब्यूजर फ्रॉम कॉजिंग हार्म, ये कानून ताकत देता है कि उसको फैमिली को रोका जा सके कि आप किसी भी तरह इस पर्सन के साथ अब्यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मॉनेटरी रिलीफ भी देता है विक्टिम्स को, फाइनेंशियल सपोर्ट, और अगर बच्चे हैं तो उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स। तो ये जो कानून है आपका प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये कब इन्फोर्स हुआ था? 2006 में इन्फोर्स हुआ था। पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड लीगल रेमेडीज टू विमेन फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने डिस्कस करी रिगार्डिंग द डोमेस्टिक वायलेंस। आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट न्यूज की तरफ। स्टेट कैबिनेट डायरेक्ट्स डिपार्टमेंट टू स्ट्रिक्टली एडहेयर टू इट्स मिशन शिक्षित अरुणाचल बाय 2029। तो मिशन शिक्षित अरुणाचल पूरा करने के लिए जो कैबिनेट है उसने डिपार्टमेंट को बोला है कि भाई इसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना है। तो क्या है सर मिशन अरुणाचल? तो इसके की ऑब्जेक्टिव्स को बात करें अगर हम, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करना है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करना है, मतलब जो टीचर्स की कमी है उसको पूरा करना है। ठीक है, और साथ ही साथ एफिशिएंट टीचर्स को लेके आना है ताकि स्कूलिंग बेटर की जा सके। ऑलराइट, और क्या है सर? टीचर्स को एम्पावर करना है, यानी उनकी सर ऑब्वियसली बात है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स करने, उनको ट्रेनिंग देनी है ताकि और बेटर तरीके से वो स्टूडेंट्स को मेंटर कर पाए। लर्निंग आउटकम्स को इंप्रूव करना है। ठीक है, इंप्लीमेंट स्ट्रेटजीज टू बूस्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल एजुकेशन क्वालिटी। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए सर, consider the following statements regarding mission Shikshit Arunachal by 2029. It is an initiative launched by the Arunachal Pradesh government to improve the state's education sector. The mission aims to eliminate single teacher schools and improve infrastructure. It is a 5-year plan set to be completed by 2034. ठीक है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? 3 स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टेटहुड डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस अरुणाचल। ठीक है, तो स्टेटहुड डे किस दिन होता है? February 20। ठीक है, February 20 1986 में आपका ये कानून बना था और इस फुल फ्लेजेड स्टेट बना आपका February 20 1987। उससे पहले क्या थे सर? यूनियन टेरिटरी थे 1972 से 87 तक। 1954 में नेपा, 72 में यूटी, 86 में अरुणाचल स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्ट पास हुआ और 87 में इट बिकेम द 24th स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब
यहाँ से कुछ मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं, उसको अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिएगा। डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टेटहुड एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडियाज स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल लैंडस्केप। Analyze the challenges faced by Arunachal Pradesh after gaining statehood and suggest measures for its socio-economic development. Arunachal Pradesh plays a crucial role in India's northeastern development and security. Discuss in light of its geographic and geopolitical importance. ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। साथ ही साथ ये वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसको ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी के रिगार्डिंग हमारे कोर्सेज रन होना स्टार्ट हो गए हैं, जीके, इंग्लिश, कंसर्न सब्जेक्ट, जो भी आपकी क्वेरी है तो ये जो आपका गिवन नंबर है गिवन नंबर है आपका 6009526445, ठीक है। तो और भी आपका जैसे 8822599036, ये नंबर हमारा स्पेशली डील कर रहा है आपका क्वेरी पे, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी आपकी क्वेरी है टीजीटी पीजीटी के रिगार्डिंग तो गिवन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।